अजमेर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में बीजेपी जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार जनहित और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व विहीन होकर के देश के विकास की गति में बाधा डाल रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए। राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर के देश की छवि को खराब करते हैं। वे 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे थे। तो आप देख लीजिए, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अजमेर पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर आ रहे हैं। 28 फरवरी की ये तारीख मुकर्रर की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की तैयारियों को लेकर के तमाम तरह की जो समीक्षा है वो की गई है। कांग्रेस का नेता यदि कोई भी बात विरोध करना हो तो हिंदुस्तान में करे, समझ में आता है। हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति जी को आप शिकायत करें, समझ में आता है। विदेश में जाकर हिंदुस्तान के नेतृत्व की आलोचना करता है तो राष्ट्रभक्ति कहाँ है, राष्ट्रीय चरित्र कहाँ है? उनको हिंदुस्तान में करना चाहिए। आप जनता के बीच में जाके करें, समझ में आता है। लेकिन और फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके, यूरोप में जाकर के वहां हिंदुस्तान के नेतृत्व की आलोचना करता है। अपने परिवार का मुखिया, यदि परिवार का बेटा यदि परिवार के मुखिया को शिकायत करे तो समझ में आता है। बोले भजनलाल कैबिनेट ने 2 से ज्यादा संतान वालों को पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है और अब इस फैसले पर सियासत भी तेज हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरएसएस के दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाया, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे बिना योजना का फैसला बता डाला है। विपक्ष ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सरकार से जवाब भी मांगा है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी जुबानी प्रहार करते हैं। 40 मिनट तक का जाम लग जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी क्या नौबत आई कि इनको ये परिवर्तन करना पड़ा। ये केवल और केवल बाबाओं को खुश करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए। बाबा बेणेश्वर धाम वाले बाबा है, वो अभी शादी नहीं कर रहा है। वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शादी नहीं की। आरएसएस में प्रचारक शादी नहीं कर सकता, मतलब वो तो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से पैदा करेंगे? और ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि आरएसएस खुश रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये इनकी दोगली नीति है। ये केवल और केवल देश और प्रदेश को जो है वो बदनाम करने। आज जो जागरूक लोग हैं वो पहले से ही 2 बच्चे और 1 बच्चे पे आ चुके हैं। सबको पता है कि हमारे देश के सामने अगर सबसे बड़ी कोई समस्या आज के समय में है तो वो पॉपुलेशन है। सरकारें नीतियां बनाती हैं लेकिन पॉपुलेशन की वजह से सारी नीतियां फेल हो जाती हैं। अभी मैं यहाँ की मीटिंग के अंदर आया, जयपुर विधानसभा जो हमारी है, विधानसभा से चला यहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट लगे। एक तरफ तो पॉपुलेशन और पूरा ट्रैफिक और ये सारी ये स्थिति है, और दूसरी तरफ सरकार बिना प्लानिंग के एक आरएसएस के एजेंडे को सेट करने के लिए इस प्रकार के निर्णय कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझता हूँ पब्लिक जागरूक हो चुकी है। राजस्थान के खेल जगत से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने राज्य के पहलवानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राजस्थान के पहलवानों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हवाई यात्रा की सुविधाएं दी जाएगी। भारतीय खेल इतिहास में ये पहली बार है जब किसी राज्य संघ ने अपने खिलाड़ियों के लिए इस तरह की पहल की है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को लंबी और थकाऊ यात्रा से राहत देना है ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ में प्रतियोगिता में उतरे और पदक जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। इस घोषणा के बाद खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है और पहलवानों ने कुश्ती संघ के इस कदम की सराहना भी की है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। अब खिलाड़ियों को मिलेगा आरामदायक सफर और पदक पर फोकस बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है।
और खिलाड़ियों ने इस फैसले की जम करके सराहना की है। और आपको बता दें, इस फैसले को, राजस्थान कुश्ती संघ के इस फैसले को बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। तो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक बड़ी पहल, जिससे जाहिर सी बात है कि खिलाड़ियों के लिए हित में होगा और एक बड़ा फायदा खिलाड़ियों को अपने भविष्य में भी मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मैं खुद भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। मैं बास्केटबॉल में खेला हूँ, हैंडबॉल में खेला हूँ, थ्रो बॉल में खेले हैं। उस टाइम हमें पता होता था कि खिलाड़ी के लिए कितनी सुविधा क्या मिलती थी, कैसे कैसे ट्रेन में हम टॉयलेट्स के पास बैठ के जाते थे, फिर जाके गेम खेलते थे। तो आदमी किस मानसिक तनाव में खिलाड़ी रहता है, ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, बेंचों में स्कूलों में सोते थे। तो ये सुविधाएं जो मानसिक तनाव खिलाड़ी को देती हैं, उससे आदमी वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता। ये भली बात ही मैंने भी देखा है। तो मेरा प्रयास ये है कि इन खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिले। अभी जैसे सलेम में मान लीजिए खेल प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ पहुँचने में आदमी को 2 दिन लगेंगे। कितना एग्जॉस्ट हो जाएगा, कितना वो टायरसम फील करेगा, और फिर जाके वहाँ परफॉर्मेंस में अपन क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास है कि सुविधा से जाएं, वहाँ जाके अच्छे से खेलें और अच्छा परफॉर्मेंस देके हमारे राजस्थान का। हाँ सर, बहुत प्रभाव पड़ेगा और बहुत बेनिफिशियल भी है हमारे लिए, क्योंकि जो हम ट्रेन से जाते थे हर बार कि इधर से ट्रेन बस जो भी व्यवस्था होती है, और तमिलनाडु तो बहुत दूर है, तो जैसे में हमारा 3 दिन बर्बाद होते हैं, और फिजिकल और मेंटली भी। और हम एरोप्लेन से जाएंगे तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होएगी, और इससे हमें मोटिवेशन भी हो रहा है। और हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें बहुत थकावट भी होती है, और हमारे दिन भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। 2 दिन में जाएंगे और एरोप्लेन से हम। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हुई है। पुलिस मुख्यालय ने 5 IPS अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। साइबर क्राइम में तैनात DIG विकास शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। 12 SP अभिषेक अंडासु ब्यावर, SP रतन सिंह की ड्यूटी लगाई। टोंक SP राजेश कुमार मीना और नागौर SP मृदुल कच्छावा भी तैनात है। 26 फरवरी सायकाल तक अजमेर रेंज IG को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विजय कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया। आपको बता दें, 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा है। इसको लेकर के तैयारियां चरम पर है। तकरीबन आपको बता दें कि 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। तो रोजगार उत्सव कार्यक्रम में शामिल होना भी उनके स्केड्यूल में है। तो वहीं राजस्थान के तकरीबन 21,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए जाएंगे। और आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, तमाम बड़े बड़े दिग्गज अजमेर में मोर्चा संभाले हुए हैं, तैयारियों को देख रहे हैं। और ऐसे में हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अजमेर दौरा कितना खास, कितना महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए रहने वाला है। और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच जो है हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, 28 फरवरी को हर किसी की निगाहें इसी बात पर होगी कि अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी सौगातों की बरसात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हम तैयारियों की बात करें तो पुलिस मुख्यालय ने किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के निर्देश दिए, क्या कुछ तैयारियां तेज हो गई है? देखिए, 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस मुख्यालय ने 5 IPS की तैनाती की है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिनमें DIG विकास शर्मा जो वर्तमान में पुलिस साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय में तैनात है, 12 SP अभिषेक, ब्यावर SP रतन सिंह, टोंक SP राजेश मीणा और नागौर SP मृदुल कच्छावा को तैनात किया है। ये सभी 26 जो फरवरी है उसको शाम तक
आईजी ऑफिस में अपनी रिपोर्ट करेंगे, वहां जाएंगे। उसके बाद जो सभा स्थल है और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम स्थल है उसको अवलोकन करेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर इन 5 जो आईपीएस अधिकारी है वो अपनी निगरानी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। और अब बात बीकानेर के लून करणसर की, जहां पर खेत में बने मकान में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर राख में तब्दील हुआ है। दुलमेरा गांव के चक 4 डीएलएम की घटना है। ग्रामीणों ने ट्यूबवेल से आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मौका मुआयना किया है तो खेत में एक मकान बना हुआ था और उसमें आग लगी है और ऐसे में लाखों का सामान जल करके राख में तब्दील हुआ है। और ये देखिए मकान की तस्वीरें, घर की तस्वीरें जो दिन रात खून पसीने की मेहनत की कमाई से बनता है और ऐसे में अचानक से आग लग जाए तो तमाम तरह की मेहनत जो है, जो बरसों से आपने कमाई होती है, वो अचानक से एक आग में स्वाहा हो जाती है। और ये तस्वीरें उसी बात की गवाही देती हुई, क्योंकि मकान में जो भी सामान रखा हुआ था वो जल करके राख में तब्दील हुआ। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर मकान में आग लगती है। हालांकि अब बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर, 7 दिनों बाद हाईकोर्ट के बाहर लौटेगी रौनक। आमजन दोबारा सड़क पर कर पाएंगे सफर। हाईकोर्ट के बाहर चल रहा अधिवक्ताओं का धरना अब आखिरकार खत्म हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ में सहमति भी बन चुकी है। डीसीपी साउथ राजेशी राज की अगुवाई में एसआईटी का गठन हुआ। दस्तावेजों की एफएसएल जांच कराई जाएगी। यथासंभव 1 महीने में जांच पूरी करने का आश्वासन भी दे दिया है। सहमति के बाद सामान्य व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है। तो हाईकोर्ट के बाहर जो अब तक अधिवक्ताओं का धरना चल रहा था, आखिरकार वो खत्म हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ अब सहमति बन चुकी है। तो एसआईटी का गठन भी किया गया। अब दस्तावेजों की एफएसएल जांच कराई जाएगी। जोधपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और अस्पतालों के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाकर लग्जरी और कीमती सामान चोरी करने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। एम्स जोधपुर के सामने हुई बड़ी वारदात को प्रेस आउट करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी का माल भी बरामद किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जोधपुर की तस्वीरें हैं और शातिर चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। एम्स के बाहर जो वारदात हुई है आखिरकार उसका खुलासा हुआ है और 2.70 लाख रुपए की चोरी का मामला है। 100 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। जमवा रामगढ़ के सेवरियों की ढाणी हवाओदी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब वनकर्मियों को एक पैंथर गंभीर घायल अवस्था में मिला। पैंथर के सिर और शरीर पर जगह जगह गहरे चोट के निशान पाए गए, जिससे किसी अन्य वन्य जीव से संघर्ष या फिर हमले की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और प्राथमिक उपचार के बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही पैंथर ने दम तोड़ दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की तहकीकात जारी है और पैंथर की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत ठाकरी में प्लांट विवाद को लेकर एक ब्राह्मण परिवार के साथ में कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाज में काफी गुस्सा है। समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। तो वहीं चेतावनी दी है कि 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।
सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड में बिजली निगम की बकाया वसूली चुनौती बनती जा रही है। 20 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक यहां के 5,900 नियमित बिजली उपभोक्ताओं पर 6 करोड़ 3 लाख रुपए बकाया है, जबकि डीसी और पीडीसी उपभोक्ताओं को जोड़ने पर यह राशि लगभग 3 गुना तक पहुंच रही है। 31 मार्च की डेडलाइन को देखते हुए निगम ने वसूली अभियान तेज किया है। बुधवार को कनिष्ठ अभियंता कमलेश मीणा और सना खान के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय और खोरी गांव में कार्रवाई करते हुए समय पर बिजली बिल जमा नहीं कराने वाले 35 नियमित उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे गए और मौके पर 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई। छोटी सादड़ी में पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई की है। थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान करीब 2 क्विंटल 775 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त कार और स्कॉटिंग में इस्तेमाल की जा रही बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। और अब बात हनुमानगढ़ की। जिले के खाराचक निवासी एक महिला ने भू माफियाओं पर प्लॉट पर कब्जे की कोशिश और पुलिस की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता संतोष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई कि गांव में उनके भूखंड पर कुछ भू माफिया जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि गोलवाला के कुछ पुलिसकर्मी भी कथित रूप से इन लोगों से मिले हुए हैं। महिला ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। से आए हैं, हमारा प्लाट में कब्जा कर रहे हैं, हमारा सारा कागज हमारे पास है और बहुत लोग दूसरे लोग हमारे कब्जा कर रहे हैं। पुलिस करवा रही है। ठीक है। पुलिस का उसमें उनमें हाथ है। कौन लोग हैं वो कुमार है, कुमार जाति के। ठीक है। कोई रंजिश है? हमारी कोई रंजिश नहीं है उनसे। ठीक है। कितनी जमीन है आपकी? लगभग 40 बाई 60 है यहाँ। ठीक है। तो आपने कोई थाना प्रभारी से मुलाकात की थी उस समय? हम थाने पर गए थे। ठीक है। हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज किसके पास आए हैं आप? हम एसपी के पास आए हैं। हम क्या मांग कर रहे हैं आप? ऐसे सिवाना के समदड़ी में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीण भयभीत और आक्रोशित है। हाल ही में खिमाड़ियावाला बेरे में हुई चोरी में चोरों ने 5,50,000 रुपए नकद, 26 तोला सोना और 5 किलो चांदी के आभूषण उड़ा लिए, लेकिन अब तक इस घटना का खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीण पुलिस की रात्रि गश्त और कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं। ठाकुर नटवर करण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बुधवार को थाने पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक सीआई नरपत दाव रत्नू को ज्ञापन भी दिया और उसके बाद तहसील कार्यालय जाकर के जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार शैतान सिंह भाटी को ज्ञापन दिया। कलबी समाज तहसील अध्यक्ष उमेद आंझड़ा ने बताया कि समदड़ी और आसपास के क्षेत्र में सालों से चोरी की वारदातें बढ़ रही है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन से बात की है, प्रशासन ने समय दिया 2-4 दिन के अंदर ये चोरी जो भी हुई है इसका खुलासा हो जाएगा और प्रशासन में हमें पूरा विश्वास है। उम्मीद है ये मतलब कि खुलना चाहिए। सर, बढ़ती चोरियों की वारदातों पर पुलिस का अंकुश लगाना बहुत ही बड़ा है, तो बहुत ही कहने का मतलब ये बहुत ही डिफिकल्टी बात है। बिल्कुल साहब, जरूरी है, मतलब कि अंकुश होना जरूरी है क्योंकि नशा बढ़ रहा है। बाड़मेर के बायतू उपखंड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में होली के मौके पर महिलाओं ने उत्साह और उमंग के साथ में फागोत्सव मनाया। रंग बिरंगे परिधानों में सजी सखियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और पारंपरिक फाग गीतों पर जम करके नृत्य भी किया। ढोलक की थाप और मंजीरों की झंकार से पूरा वातावरण फागुनी रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया और कार्यक्रम में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। बांसवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आंबापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में गठित टीम ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए कुल 1900 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया। साथ ही 2 अवैध देशी हथकड़ शराब भट्टियों को ध्वस्त करके 50 लीटर तैयार महुआ शराब भी जब्त की है। आंबापाड़ा में एक आरोपी के घर के पीछे 400 लीटर वॉश नष्ट करके 13 लीटर शराब बरामद की, जबकि केसरपुरा में एक युवक को 7 लीटर शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया।
अलवर के थानागाजी में स्थित गणेश जी महाराज के प्राचीन मंदिर परिसर में अतिक्रमण का मामला देखने को मिला है। मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि देवस्थान विभाग में पंजीकृत मंदिर के नाम पर करीब 8 बीघा मंदिर माफी भूमि दर्ज है, जिस पर भू माफियाओं ने कब्जा किया है। आरोप है कि अतिक्रमियों ने परिक्रमा मार्ग को अवरुद्ध किया है और मंदिर की सीढ़ियों के रास्ते पर अवैध निर्माण करके शिखर तक जाने का रास्ता भी बंद किया है, जिससे ध्वज चढ़ाने में भी बाधा आ रही है। पुजारी ने बताया कि उनका परिवार 4 पीढ़ियों से मंदिर सेवा में जुड़ा हुआ है और 28 सालों से लगातार पूजा अर्चना कर रहा है, लेकिन अतिक्रमण के कारण मंदिर संचालन में काफी कठिनाइयां हो रही है। देव जी गणेश जी महाराज का उसका मैं पुश्तैनी पुजारी हूँ, 28 वर्षों से नित्य पूजा कर रहा हूँ, परंतु मंदिर के परिसर और मंदिर की मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और उन्हें उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और मैं अकेला प्रार्थी हूँ क्योंकि मेरे वंश में मैं अंतिम हूँ, माताजी पिताजी है नहीं, और इसलिए मैं न्याय की गुहार लगाने इस जिला कलेक्टर आया। मैंने अभी पहले थानागाजी के अंदर शिकायत डीएम और तहसीलदार जी को अवगत करा दी और मौखिक रूप से तो सर मैं कई सालों से करा रहा हूँ, कब्जा काफी पुराना है, परंतु हम बीकानेर में पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन मानी जाने वाले इंदिरा गांधी कैनाल के बज्जू की चारणवाला नहर में मंगलवार सुबह 4 बजे अचानक 200 मीटर लंबा कटाव आया, जिससे आसपास के किसानों के खेत जलमग्न हुए और गेहूं, जीरा सहित अन्य फसलें पूरी तरह से डूब गई। सबसे ज्यादा नुकसान गोपीराम को हुआ, जिनके खेतों में पकाई पर फसलें और ट्यूबवेल, मोटर मशीन और सोलर प्लेट भी पानी में डूब गई। प्रधान प्रतिनिधि भागीरथ तितरवाल ने नहर कटाव की सूचना सिंचाई विभाग को दी, जिसके बाद में अधीक्षण अभियंता मनीष बिश्नोई, एक्सीएन मनोज सोनगर सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और दिन रात नहर की मरम्मत में जुटे रहे। विभाग का कहना है कि किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी और जिन किसानों की बारी पिटी है उन्हें पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। हनुमानगढ़ के सीएमएचओ कार्यालय पर आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनका मासिक मानदेय समय पर हर माह की 7 तारीख तक दिया जाए और क्लेम के पैसे कई महीनों तक नहीं मिलते। इसके अलावा उन्होंने स्थायी करने और 18,000 रुपये मासिक मानदेय देने की मांग भी रखी है। और प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनियों ने नारेबाजी की और कहा कि वे काफी समय से इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है। मैंने समस्याएं को लेके आई हैं, तो हमारी समस्या सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो मानदेय हर महीने की 7 तारीख को जमा होना चाहिए और जो हमारे क्लेम के पैसे हैं वो टुकड़ों में दिए जा रहे हैं, वो बंद करके हमें एक समान वेतन दिया जाए और सही समय पर हमारा वेतन आना चाहिए हमारे अकाउंट में। आ रहा सर, हमारी 3 महीने से कोई पेमेंट ही नहीं आ रहा और क्लेम में जो क्लेम के 4 महीने के रुपए रुके हुए हैं वो हमारे आ ही नहीं रहे। तो ये हमें टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए भाई, हमारा कहने का ये है कि टुकड़ों में। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। नवनिर्मित पुलिस थाना भवन में सीएलजी और शांति समिति की अहम बैठक रखी गई, जिसमें सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक में एसडीएम राजेश सुहाल का, तहसीलदार एम नासिर मिर्जा बैग और थानाधिकारी सुनील शर्मा सहित विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पुलिस थाना परिसर कपासन में आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को देखते हुए और सीएल मीटिंग आयोजित की गई। सभी सदस्य उपस्थित हुए और लोगों से उनके बारे में जानकारी दी गई। सभी द्वारा प्रशासन को, पुलिस को आश्वस्त किया गया कि हमेशा की भांति सभी लोग सामाजिक सौहार्दता से और मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाएंगे। इस विषय पे ये भी चर्चा की गई कि आगामी त्यौहार के जो आ रहे हैं उसमें जुलूस। चित्तौड़गढ़ के कपासन की ही बात करेंगे, जहां पर परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। निजी बस यूनियन के आह्वान पर सभी बसों का संचालन पूरी तरह से बंद किया है, जिससे बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ पास की है, इन्हीं को ये फर्जी बता के इनको अवैध बंद कर दिया जाता है। रास्ते में सवारी उतार के खड़ी कर दी जाती है।
और सीज कर दी जाती है। और अब कह रहे हैं ये गलत रजिस्ट्रेशन है, आए दिन 1-1 लाख रुपए के चालान बना रहे हैं। तो इसको कैसे, इनकी हर तरबियत खत्म नहीं होगी जब तक अनिश्चितकालीन। जयपुर के विश्वविख्यात तीर्थ यानी कि खाटू श्याम जी मंदिर में इस साल का फाल्गुनी लक्खी मेला आस्था और उत्साह से भरा हुआ है। सीकर के एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने पुलिस अधीक्षक सीआईडी अपराध शाखा ज्येष्ठा मैत्री के साथ में मेला क्षेत्र का सघन दौरा किया और मेला बाजार, मुख्य मंदिर परिसर और विभिन्न पार्किंग जगहों का निरीक्षण करके सुरक्षा चक्र और भीड़ प्रबंधन की रणनीतियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने धरातल पर तैनात जाब्ते को निर्देश दिए कि मुख्य मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सतर्कता और सेवा भाव का कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। जयपुर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली है। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 पर मुहर लगाई, जिससे नए औद्योगिक पार्क बनाने पर 20% कैपिटल सब्सिडी जैसी रियायतें मिलेंगी और निवेशकों को भूमि उपलब्धता में सहूलियत भी होगी। सरकार का दावा है कि इससे जीएसटी राजस्व बढ़ेगा और प्रदेश की आत्मनिर्भरता को मजबूती भी मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़े नियम में बदलाव करते हुए 2 से ज्यादा संतान वाले भी अब चुनाव लड़ पाएंगे। ये बड़ा बदलाव भी कैबिनेट ने मंजूर किया। बैठक के बाद में उप मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पत्रकारों को फैसले की पूरी जानकारी दी। की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 लाने व राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आयुष और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी यही लक्ष्य था, इसको देखते हुए राजस्थान में के अजमेर राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट। उदयपुर के अंदर एक आयरन ओर की माइन है। वो आयरन ओर की माइन का जो ओर है, जो वहां से निकल रहा है माइनिंग से, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कंपनी आगे आई है जिसने कहा है कि हम आयरन ओर को स्टील में बदलेंगे, लोहे में बदलेंगे। तो वो 500 करोड़ का निवेश करना चाहती है। उसको हमने 53 हेक्टेयर भूमि वहां पर दी है। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन इनका उत्पादन होगा और डायरेक्ट इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंसिलरी यूनिट्स वहां पर आ जाएंगी जो इतनी बड़ी फैक्ट्री को मदद। सरकारी अधिकारियों कर्मियों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 10, 15, 20 सालों में घटते धीरे धीरे 2 पे आ गया है। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, उसको काम करने का मन है और मादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है। इस प्रावधान को ठीक किया जाए और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है, तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन में बीजेपी विधायकों ने नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और बढ़ते अपराधों को लेकर के कड़ा विरोध जताया। विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नशे के मामले बढ़ रहे हैं और कुछ आरक्षक ही नशा बेचने में शामिल है, जिससे प्रशासन विफल
साबित हो रहा है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रशासन संकल्पित है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। टिकरापारा में आरक्षक पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजधानी में सूखे नशे की बिक्री को रोकने के लिए इनाम की घोषणा की मांग भी उठी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चर्चा को खुलकर आगे बढ़ने दिया जाए। देखिए, सूखा नशा जो है वो जो हमें जो पता चला है वो कहीं ना कहीं इसका जो शिकार है वो सबसे ज्यादा बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो स्कूल में 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं। वो स्कूल में जाते हैं, पीछे छुप के क्लासरूम के पीछे छुप के सूखा नशा करते हैं। इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य को पड़ेगा। मैं माननीय अजय चंद्राकर जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस ध्यानाकर्षण को ला करके सदन के सामने भी विषय रखने का अवसर दिया। साथ ही साथ जैसा कि उन्होंने बताया, अभी तक मुझे स्पष्ट भी हुआ कि वो इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड में रहें और अपराधियों तक भी ये खबर पहुंचे कि किस गति के साथ, किस दृढ़ता के साथ सरकार इस पर काम कर रही है। इसलिए वो कहा उन्होंने। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पूरा लंबा उत्तर दिया, सारे विषयों पर उत्तर दिया, और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी, उन्होंने भी बैठ करके पूरा उत्तर सुना। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। डीवीसीएम रैंक के नक्सली मल्लेश ने छोटे बेटिया कैंप पहुंचकर AK-47 के साथ में आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि मल्लेश लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था और कई बड़ी वारदातों में शामिल भी रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार ऑपरेशन और सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उसने सरेंडर करने का फैसला किया। उसके आत्मसमर्पण को नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मल्लेश से पूछताछ करके कई जानकारियां जुटाने में लगी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन के तीसरे दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश के युवा नशे की चपेट में है और रायपुर में आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं। हमारे इस टाइप ऑनलाइन वर्कर होते हैं, उनके लिए भारत सरकार के माध्यम से 2020 में अधिनियम बनाने की प्रक्रियाधीन है और 2025 में उसको लागू करने के लिए प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार की जैसे अधिनियम बनता है वो जल्दी बनने वाला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हम लोग उस अधिनियम का पालन करेंगे। हम लोगों ने बीच में इस अधिनियम के लिए अधिकारियों की कमेटी गठन किया था। बाकी बीच में ही भारत सरकार का 4 कोड आ गया श्रमिक सुरक्षा हेतु, जिसमें सामाजिक भी कानून था, और निश्चित तौर पर भारत सरकार की कानून बनने के बाद, अधिनियम बनने के बाद में छत्तीसगढ़ में भी। अंबिकापुर के नमनाकला खटिकपारा में 13 साल के बालक दिव्यांश राय की पीलिया से मौत हुई है, जिससे शहर में चिंता और गुस्सा दोनों है। इससे पहले 22 फरवरी को झंझटपारा नवापारा निवासी 40 साल के सोनालाल की भी पीलिया से मृत्यु हुई। शहर में दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नवागढ़, घुटरापारा सहित कई वार्डों में पीलिया के मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सैंपलिंग और जांच की जा रही है। नगर निगम अंबिकापुर की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ने निशाना साधते हुए लापरवाही के आरोप लगाए। जिला कांग्रेस कमेटी ने 25 फरवरी को नए नगर निगम भवन कार्यालय के घेराव का ऐलान किया, तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर पोस्ट कर इसे वहां के प्रशासन की गंभीर लापरवाही का परिणाम भी बताया है। पीलिया प्रकोप को लेकर शहर में गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है और प्रशासन पर जवाबदेही तय करने की मांग तेज हुई है। बेमेतरा के अंतर्गत देवकर नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिंधोरे ने पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के मुताबिक साल 2022 में महावीर वार्ड क्रमांक 5 में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा खसरा नंबर 1042 भूखंड क्रमांक 460 पर आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन आरोप है कि दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ करके स्वीकृत स्थान के बजाय
वार्ड क्रमांक 2 में निर्माण कराया जा रहा है और निर्धारित खसरा नंबर के बजाय अन्य विवादित भूमि पर भवन निर्माण किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। यहाँ के पास से 2 आवेदन लेके आया हूँ। तो आवेदन जो हमारे पूर्व में उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल के द्वारा आवास बनाया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 5 का दस्तावेज दिया गया है और वो भी 2 नंबर पे मतलब ले जाके बनाया जा रहा है। भवन अनुज्ञा उनको 5 का दिया गया है और 2 में बनाया जा रहा है, वो भी विवादित जमीन में बनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ सीएमओ साहब का दादागिरी तानाशाही, उनका आशीर्वाद अजय अग्रवाल अभी वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि है। और वार्ड नंबर 6 पे हमारे यहाँ एक मुक्तिधाम बाउंड्री वाल हो रहा है, उसमें कबाड़ का छड़िया लगाया जा रहा है और लोकल घाट की मिट्टी वाली रेत लगाई जा रही है। उसका मैं विरोध करने मैडम कलेक्टर महोदय। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 27 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रशासनिक लेवल पर व्यापक इंतजामात हैं और आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट रखा है। इसी क्रम में जालौर के भीनमाल में ए श्रेणी की नाकाबंदी लागू की गई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच भी हो रही है। करड़ा चौराहे सहित अहम जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। डीवाईएसपी शंकर लाल मंसूरिया और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह टीम के साथ में मौके पर निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने आमजन से सुरक्षा जांच के दौरान सहयोग और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की है। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में नमामि गंगे और अर्थ गंगे योजना के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की और कार्यक्रम में वैली क्रिएशन संस्था की सक्रिय भागीदारी रही। नमामि गंगे से जुड़ी डॉक्टर लता केड़ा, डॉक्टर कमलेश सक्ता और नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमन पांडे ने होली पर्व के मद्देनजर रासायनिक रंगों से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इनके उपयोग से त्वचा, आंखें और स्वास्थ्य पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और भूमिगत जल और नदियों का प्रदूषण भी बढ़ता है। जबकि नमामि गंगे का उद्देश्य गंगा और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ और अविरल बनाए रखना है। कार्यक्रम में बीएड विभाग सहित विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए हर्बल रंगों को अपनाने और समाज में प्रचारित करने का संकल्प लिया।